सेकंड में, ठीक है। किस चीज पर बेस्ड था ये? आर्टिफिशियल सिस्टम। लीनियस ने और एरिस्टोटल ने इसके सपोर्टर थे। किस पर बेस्ड था? कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों को क्लासिफाई किया गया था इसमें। सुपरफिशियल कैरेक्टर पर बेस्ड था, सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। समझ में आया? एरिस्टोटल ने प्लांट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में, हर्ब, श्रब्स और ट्री। किसके बेसिस पर? हैबिटेट के बेसिस पर। हैबिटेट कहाँ रहता है वो, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एनाइमा और इनाइमा। जो रेड ब्लड वाले थे उसको क्या बोला था इन्होंने? इनाइमा, ठीक है। और एनाइमा क्या है? कलरलेस ब्लड। समझ में आ रहा है? तो एरिस्टोटल ने लीनियस, अब लीनियस की बारी आती है। लीनियस ने प्लांट को कितनी क्लास में डिवाइड किया था? इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस में टोटल प्लांट को डिवाइड किया था? 24 क्लासेस में। कितनी क्लासेस थी? 24 क्लासेस में। जितने प्लांट थे उसको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। लीनियस ने क्या आधार बनाया? लीनियस ने प्लांट को क्लासिफाई करने का कुछ तो आधार बनाया होगा। जैसे एरिस्टोटल ने प्लांट को डिवाइड किया 3 पार्ट में, हर्ब, श्रब्स और ट्री। इसके बेसिस पर हैबिटेट एनिमल्स को डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, लाल खून है कि कलरलेस है। ऐसे ही लीनियस ने प्लांट को डिवाइड किया था 24 क्लासेस में। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, ठीक है। स्टेमन, पुंकेसर के आधार पर। एक क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल अपने क्लासिफिकेशन में किस साइंटिस्ट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आधार बनाया था, या सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका दिया हुआ है? इनका है, लीनियस का। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का आधार क्या बनाया? सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट, फ्लावर के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उसको आधार बनाया था। स्टेमिन के बेसिस पर 24 क्लासेस डिवाइड कर दी थी इन्होंने। ये मैंने बताया तो ये शायद तुमने कम दिया है, मैंने सारी चीज़ें बताई थी इस समय, ठीक। इसके बाद तीसरा है ये, अगला सिस्टम कौन सा है इसके बाद में? नेचुरल, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया बताइए? बैंथम एंड हुकर ने, ठीक है। बैंथम एंड हुकर। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या था उस सिस्टम का? बायोलॉजी का ध्यान नहीं रखा गया, एवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा इसमें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक था? इन्होंने डाइकॉट को पहले रखा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म रखा, उसके बाद मोनोकॉट रखा। ये सीक्वेंस गलत है। पहले जिम्नोस्पर्म है, समझ में आ रहा है? फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा, एवोल्यूशनरी सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखा था। ये इसका ड्रॉबैक है। इसका क्लासिक जैसे है तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतनी चीज़ तो आनी चाहिए कि ये सिस्टम किसने दिया? नेचुरल, ठीक है। क्या बताया गया इसमें? ये प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। समझ में आया? क्या कमी थी? डाइकॉट पहले रख दिया, जिम्नोस्पर्म को बीच में कर दिया। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आया? फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक। एक चीज और बताइए, जो बॉटनिकल गार्डन या हर्बेरियम होता, हर्बेरियम है ना, हर्बेरियम किस पर बेस है? हर्बेरियम में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है? 1, 2, 3, 4 में से नेचुरल, ध्यान रखिएगा। नेचुरल सिस्टम बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आज भी फॉलो किया जाता है हर्बेरियम में। हट गया कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। हर्बेरियम के लिए इसको ध्यान रखना है, अगर नहीं है शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लिया करिए, ठीक है। वहीं साइड में लिख लीजिए फॉर हर्बेरियम। हर्बेरियम के लिए क्या है? नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके लिए है। समझ में आया? फाइलोजेनेटिक में कुछ नहीं है, बैंथम यही वाला है सेम। क्या चेंज किया गया है? एवोल्यूशन का ध्यान रखा गया। एवोल्यूशन, ठीक है। सीक्वेंस के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। कैसे? पहले क्या रखा गया? जिम्नोस्पर्म, उसके बाद डाइकॉट, देन क्या है? मोनोकॉट। ये सीक्वेंस है इसकी। देखिए इनकी क्या थी?
जिम्नोस्पर्म को उठा के आगे कर दीजिए, बस कहानी खत्म, सही हो गया, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस हो गया। फाइलोजेनेटिक का मतलब फाइलोजेनिक पर बेस था। किसने दिया था फाइलोजेनेटिक? तो साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए। बताइए, ओस्टवाल्ड टिप्पो, तख्ताजन, साइंटिस्ट थे तख्ताजन, हाँ ये तख्ताजन थे। ओस्टवाल्ड टिप्पो एक साइंटिस्ट थे, उन सब ने दिया था। तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा नहीं ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी पर आ जाइए, बुक पर, ठीक है। बताइए कितने टाइप का किंगडम क्लासिफिकेशन है? किंगडम क्लास, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? एरिस्टोटल ने। दो किंगडम क्लासिफिकेशन था, सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। किसके आधार पर डिवाइड किया था? सेल वॉल है कि नहीं है? जहाँ सेल वॉल सबके सब प्लांट, जहाँ नहीं है सब एनिमल। टू क्या? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, हालूस नहीं है। अर्नेस्ट हैकल, हैकल ने दिया तीन किंगडम। कौन सा नया किंगडम बढ़ाया? कौन सा नया बढ़ाया किंगडम? प्रोटिस्टा। अरे भाई, प्लांट एनिमल, जो प्लांटी किंगडम था और एनिमेलिया, दो किंगडम क्लासिफिकेशन यही तो था। इसमें यूनिसेलुलर सब में है, इसमें भी यूनिसेलुलर और इसमें भी, दोनों से यूनिसेलुलर को निकाल करके तीसरा किंगडम बनाया गया, प्रोटिस्टा। तो ये तीन किंगडम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। समझ में आया? अगर कहा जाए कि प्रोटिस्टा को सबसे पहले किंगडम किसने बनाया? अर्नेस्ट हैकल ने बनाया। ठीक, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया, क्योंकि इसका भी कुछ ड्रॉबैक है, इसका भी कुछ कमी है, ठीक है। इसमें अभी मोनेरा को अलग करना है, क्योंकि प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही में रखा गया है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट अभी एक ही में है, कहीं अलग नहीं किया गया है। तो सभी जगह से प्रोकैरियोट को उठा करके अलग बनाया गया मोनेरा। चार किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, तो फोर्थ किंगडम कौन सा बना? मोनेरा। किसने दिया था बताइए? ये फोर किंगडम किसने दिया? अरे बताते जाओ कुछ, किसने दिया? कोपलैंड साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। कोपलैंड ने सबसे पहले मोनेरा किंगडम बनाया। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस आया? आर.एच. विटकर। पांचवा किंगडम कौन सा बना था? फंजाई। तो फंजाई को किंगडम किसने बनाया? आर.एच. विटकर ने फंजाई को नया किंगडम बना दिया, ठीक है, क्योंकि सैप्रोफाइट अलग करना था। फंजाई क्या होते हैं? सैप्रोफाइट भी पैरासाइट। समझ में आ रहा है? अब आर.एच. विटकर के लिए टेबल बना हुआ है, अब उसमें से आप क्वेश्चन बताते जाइए, ठीक है। आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित था? मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। एक ट्रिक क्या थी? ये ट्रिक थी ना, रिसिपिएंट ट्रिक थी। री का मतलब रिप्रोडक्शन, सी का मतलब सेल टाइप, कैसी सेल है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ठीक है, सेल टाइप। बी का मतलब फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशन। आप देखिए उसमें टेबल बनी हुई है, उसमें इवोल्यूशन का ध्यान रखा गया है। एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है, फिर टेरोडोफाइटा, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो फाइलोजेनी हो गया। एम का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक है कि हिटोट्रॉपिक है? ऑटोट्रॉपिक को अलग, हिटोट्रॉपिक को अलग किया गया है। और टी का मतलब होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस कैसा है, बॉडी कैसी है, सेल है केवल कि टिश्यू भी है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन लेवल है, होता ना कई तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता ना, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब अगर इसमें सारे ऑप्शन दे दिए जाएं, कभी कभी होता है ना सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, पूछा जाता है कि आर.एच. विटकर का क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? सबके सब सही है, बताइए। एक क्वेश्चन है ऐसा एक बार, ये जो आपको ऊपर लिखे गए हैं ना, जो क्राइटेरिया लिखे गए हैं वही ऑप्शन में सब है। अब बताइए किस पर बेस्ड है? याद रखिए मेटाबॉलिज्म, अगर सब ऑप्शन में है तो मेटाबॉलिज्म वालों को डबल टिक कर लीजिए, जहां लिखा गया मेटाबॉलिज्म चारों में से चार, ये सही किया जाएगा। समझ में आया? तो टेबल में बनाना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर सबका सब है ऑप्शन में तो ये वाला ज़्यादा सही।
समझ में आ रहा है? ये क्यों सही होगा जानते हो? क्योंकि सेल टाइप जो होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये तो किसने थ्री किंगडम में अलग कर दिया ना। थ्री किंगडम जब बनाया गया तो आरएच पिटिकर ने ये अलग नहीं किया, मोनेरा को आरएच पिटिकर ने नहीं बनाया। सेल टाइप का मतलब प्रोकैरियोटिक वाली है यूकैरियोट, ये तो बहुत पहले से आधार चलता हुआ आ रहा है, ये तो थ्री किंगडम ने किया। आरएच पिटिकर ने क्या नया किया, उन्होंने फंजाई को अलग किया था। किसको अलग किया? फंजाई। किसके आधार पर? न्यूट्रिशन के आधार पर। तो इसीलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर सब सही है ना तो ये वाला सही माना जाएगा, ध्यान रखिए कैसे, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें क्राइटेरिया पूछे जाते हैं किस पर ये बेस्ड था, ये हो गया। और जिसको अगर कोई समस्या हो तो बताइए, इस चैप्टर में जो भी समस्या हो बताइए, बाकी तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताइए, क्योंकि पूरा चैप्टर एक लेक्चर में हो नहीं पाएगा। अगर कहिए तो मैं क्वेश्चन करा दूँ, बताइए। अपना काम तुम लोग करके तो आते नहीं कोई, कि हमने बोल दिया पढ़ के आइए क्वेश्चन पूछे, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो है वो हम कर रहे हैं, लाइए क्वेश्चन लाइए, क्योंकि ये आधे घंटे में ना मुश्किल से 2 टॉपिक और रिवाइज करें, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मेन चीज़ आपकी छूटेगी, लाइए। इसके बाद जो भी चैप्टर रिवाइज हो कम से कम पढ़ के आइए उसको, और उसका क्वेश्चन करके आइए, ठीक है। इस तरीके से लेजी मत बनिए। किस टॉपिक का बताएं, बताइए। कुछ ट्रिक वगैरह किए हैं जो नहीं आया है, इसमें यही होना चाहिए आप सारा क्वेश्चन करके आइए, जो नहीं आया वो हमसे पूछिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वो बताइए, ठीक है। हम बताइए क्या बतावें, पूरा एक साथ बतावें? हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पहले चलिए 2-2 3-3 करा देते हैं। टॉपिक का लेटेस्ट लिखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएच विटकर। आरएच विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किस चीज पर बेस्ड था ये? ऑप्शन सुनिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है या नहीं है इसके आधार पर। तो न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, ये बात हो रही है। दूसरा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सारा का सारा ऑप्शन सही है, सब सही है ना, सारे यही तो आधार हैं। जो अभी मैंने बताया आपको ऐसा मिलेगा, यही क्वेश्चन है, उसमें सारा का सारा सही है। तो इसमें आपको मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सही करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिए। ये 14 का है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है सबसे ज़्यादा देखने को? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है बताइए? मोनेरा। उसके बाद अगर सेकंड पूछा जाए कि मोनेरा में सबसे ज़्यादा टाइप का न्यूट्रिशन होता है, टाइप समझ रहे हैं ना, मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक भी मिलेगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी मिलेगा, हेटेरोट्रॉपिक में पैरासिटिक भी मिलेगा, सैप्रोफिटिक, सब 4 तरीके का न्यूट्रिशन। ऐसा किसी भी किंगडम में नहीं देखने को मिलेगा 4 टाइप का न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोनेरा के बाद किसकी बारी आती है? सेकंड है प्रोटिस्टा, याद रखिए। मोनेरा ऑप्शन में नहीं है तो प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा में होता है। अगला क्वेश्चन, इफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा गया है बताइए, क्या चीज़ है? यूनिसेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी कहाँ रखे हैं? प्रोटिस्टा, ठीक है। क्योंकि इसको एल्गी तो बोलते हैं लेकिन ये एल्गी से मैच करता है, एक्चुअली में यूनिसेलुलर है नहीं, यूनिसेलुलर एक कोष के जीव है, तो सारा एक कोष के कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। कौन सा हाँ, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शन में प्रोटिस्टा एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा गया है पढ़िएगा, वहीं दिया हुआ है, यह आपको फर्स्ट या सेकंड पेज में मिलेगा इस चैप्टर के, ठीक है। तो आंसर हो गया प्रोटिस्टा, देख लीजिएगा। अगला सुनिए, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा गया है? मोनेरा, नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है? बैक्टीरिया, लास्ट टाइम। एक चीज ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्स ब्लूग्रीन एल्गी भी करता है, साइनोबैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया और भी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट, ठीक है। सबका सब मोनेरा में रखा गया है। राइजोबियम क्या है? प्रोकैरियोट है, ठीक। ये आंसर हो गया मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन क्राइटेरिया क्या रखा गया है? मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ऑप्शन सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 बार आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आया, ठीक है। तो हो जाएगा ना ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान रखना है आपको। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड द ब्लूग्रीन एल्गी? बताइए, ब्लूग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कहाँ रखे गए हैं? मोनेरा। अभी मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया, ठीक। ब्लूग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? कहाँ रखा गया है? मोनेरा में। ऑप्शन क्या है? प्रोकैरियोट दिया हुआ है, तो सही है प्रोकैरियोट, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ के जो आसान है इसको छोड़ते जा रहे हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया है ये, सेल वॉल लेस, सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। बताइए क्यों बोलते हैं जबकि प्लांट नहीं है ये? अरे ठीक है, ये प्लांट नहीं है तो इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? कहाँ इसको प्लांट किंगडम में थोड़ी ना रखा गया है, तो मोनेरा में रखा गया है। तो जोकर का मतलब होता है कि जिसकी शेप जो है बदलती रहती है, जो अपना रूप बदलता है वो जोकर होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा केवल क्या है? सेल मेम्ब्रेन है और सेल अपनी शेप बदलता है। तो प्लांट किंगडम का जोकर क्यों पता? क्योंकि पहले बैक्टीरिया कहाँ रखे गए थे? प्लांट किंगडम, ठीक है। उस समय से इसको बोलते आ रहे हैं, तब से, इसलिए जोकर बोलते हैं प्लांट किंगडम। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कहाँ होता है बताइए? विद इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर, और सेल डिवीजन के पहले, जस्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के पहले, या ड्यूरिंग द एस फेज, एस फेज में। ऑप्शन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है या कहाँ होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका के अंदर। दूसरा ऑप्शन है फिजन के पहले, खंडन के पहले। खंडन जो होता है बैक्टीरिया में, खंडन होता है ना, द्विखंडन, उसके पहले होता है। तीसरा ऑप्शन है जस्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन उसके पहले। और लास्ट है एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। बताइए, तो इसमें ये एस फेज मत सही करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोसिस मेयोसिस नहीं होता है, वहाँ पर एस फेज नहीं आती है। डायरेक्ट डीएनए रेप्लिकेशन होता है फिजन के पहले। जब द्विखंडन होना होता है तो डीएनए रेप्लिकेट पहले कर जाता है, वहाँ एस फेज नहीं आता। आंसर क्या है? प्रायर टू द फिजन। समझ में आ रहा है? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा गया है? मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बताइए, आर्की बैक्टीरिया में है कि यू बैक्टीरिया में है? हार्ट्स वाले में है, आर्की बैक्टीरिया में है। थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ये सब उसी में रखे गए हैं। आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है? बताइए। सेल वॉल से डिफर करता है कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों से डिफर करता है? केवल सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से डिफर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल बैक्टीरिया से सिमिलर होती है क्या? दोनों से डिफर करता है। ऑप्शन में तो केवल सेल वॉल दिया है, लेकिन है दोनों, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन भी डिफर है और सेल वॉल, अगर दोनों होता है तो दोनों सही होगा। उसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों डिफर करती है। एक क्वेश्चन है, सम हाइपोथर्मिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो हाईली एसिडिक पीएच
बिलोंग्स टू द टू ग्रुप्स। ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि हाइपोथर्मोफाइल है। हाइपोथर्मोफाइल का मतलब, हाइपर का मतलब हाई टेम्परेचर पर रहता है, ठीक है। उसको कहाँ रखा जाएगा? तो आर्की बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन बता दीजिए, हालांकि बहुत पुराना है, बुक में नहीं दिया हुआ। जो चाय की पत्तियां होती हैं उनकी जो क्योरिंग की जाती है, क्योरिंग वो किससे किया जाता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे किया जाता है? प्रोसेसिंग की जाती है। टी की, चाय की पत्ती को तोड़ने के बाद में उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो याद रखिए बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का रोल है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइए, आर्की बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन बताइए। आर्की बैक्टीरिया, पहला ऑप्शन दिया गया है सभी हेलोफाइल्स हैं, ऑल आर हेलोफाइल्स। गलत है, सभी हेलोफाइल्स नहीं है, कुछ है। दूसरा है ऑल आर फोटोसिंथेटिक, सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑल आर फॉसिल्स, सभी फॉसिल्स हैं। और चौथा है ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, सबसे पुराने लिविंग बींग्स, यही है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव जीव होते हैं, सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? ये सबके सब फॉसिल नहीं है। मैं बहुत पुराने ईयर का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, रिसेंट बता रहा हूँ सब। सही स्टेटमेंट बताना है आपको। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है, सही है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया पूरी तरीके से हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सही है। गलत, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। हाँ, बताइए ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? सेप्रोफाइट की पैरासाइट? पैरासाइट कैसे हो जाएगा? मोस्ट बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट, ठीक है, ज़्यादातर सेप्रोफाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, इसमें वही सही है जो पहला वाला था, हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन? डायटम सही है, सबको पता है। समुद्र में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस डायटम करेंगे। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। सीलिएट्स का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे जीव जिनके ऊपर सीलिया होते हैं, वो बाकी जीवों से कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सुन लीजिए, लिखा है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। ये फ्लैजिला को यूज करते हैं, तो फ्लैजिला तो होता नहीं है इनके अंदर, ही तो सीलिया वाले हैं। दूसरा बोल रहा है हैविंग द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग द एक्सेस वाटर। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, संकुचनशील रिक्तिका होती है, जब पानी शरीर में ज़्यादा हो जाता है उसको निकालने के लिए। किसमें? सीलिएट्स में। बोल रहा है कि सीलिएट्स फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम बाकी जीव से कैसे डिफर करता है। तो पहला ऑप्शन समझ में आया कि इसमें फ्लैजिला होते हैं सीलिएट्स में, तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो अमीबा में भी तो होती है, वो अमीबॉइड है ना, वो भी तो एक जीव है। पूछ रहा है ये कैसे डिफर करते हैं बाकी से, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो उनमें भी है, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना, ठीक है। तीसरा है यूजिंग द सीडोपोडिया फॉर कैप्चर द प्रे। ये सीडोपोडिया को यूज करते हैं, तो इनमें सीडोपोडिया तो होता नहीं है। लास्ट है हैविंग द टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये सही है, क्योंकि पैरामीशियम सीलिएट है, उसमें दो तरीके का न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, पता है ना। बताइए कौन सा न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में मदद करता है? माइक्रो न्यूक्लियस की मेगा न्यूक्लियस? कौन सा न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में मदद करता है? माइक्रो की मेगा? माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस न्यूट्रिशन में मदद करता है, पोषण में मदद करता है, समझ में आया? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। डायटम की सेल वॉल आसानी से तोड़ी जा सकती है, बताइए गलत हुआ। डायटमियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम। डायटम की सेल वॉल से डायटमियस अर्थ बनती है, सही है। रॉन्ग पूछ रहा, पहला ही रॉन्ग हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया एक रॉन्ग, फर्स्ट वाला ये तो हो जाएगा।
किस ऑर्गेनिज्म में दो सेल वॉल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं? हाँ, डायनोप्लेजलेट में नहीं होता है। डायनोप्लेजलेट में तो वो प्लेट लगी होती है। ये आपका डायटम में सेल वॉल में दो हिस्से साबुनदानी के तरीके से होता है ना, सेल वॉल दो पार्ट में किस तरीके से, और किस ग्रुप में रखा गया है? क्राइजोफाइट्स। किसमें रखा? उसमें डायनोप्लेजलेट में सेल वॉल में प्लेट होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट बीच में जगह ग्रुप। समझ में आया? इसकी सेल वॉल डायटम की सोप केस की तरीके से होती है, आधी बॉडी इस तरीके से सोप केस। समझ में आ रहा है? क्राइजोफाइट्स से ऑप्शन। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट नहीं है? ये तो हो जाएगा, एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे दिया है। बताइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल बताइए। कौन सा इसमें से स्लाइम मोल्ड है? ऑप्शन सुन लीजिए। पायरेसम, क्या समस्या? पायरेसम, ध्यान सुनिए, मैं लिख दे रहा हूं पायरेसम, ठीक है? ये तो हमको भी नहीं पता होगा, इसमें दिमाग कैसे लगेगा? सुन लीजिए ध्यान से। एक ऑप्शन ये दिया पायरेसम, पूछ रहा है कौन सा स्लाइम मोल्ड है इसमें से। दूसरा ऑप्शन है थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। तीसरा ऑप्शन एनाबीना। चौथा ऑप्शन राइजोपस। चारों लिख दे रहे हैं, एनाबीना, राइजोपस और थायोबैसिलस। बताइए कौन सा इसमें से स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है? ये पूछा गया है 2007। बहुत आसान है, इसलिए देखिए इसमें कुछ रटना नहीं है। आप गलत और सही जो इसमें से रॉन्ग है उसको निकाल दीजिए, सही अपने आप आ जाएगा। राइजोपस जानते हैं क्या है? ब्रेड मोल्ड, ये फंगस है, ये स्लाइम मोल्ड नहीं है। समझ में आया? क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो है वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। राइजोपस मल्टीसेलुलर फंजाई है, इसको फंजाई किंगडम में रखा गया है, और स्लाइम मोल्ड को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा किंगडम में। ठीक, ये तो हट गया। एनाबीना क्या है? ब्लूग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्ट्रोक एनाबीना, ये मोनोरा किंगडम में है। ठीक है, ये भी स्लाइम मोल्ड नहीं है। थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है। बेसिलस नजर आ रहा है लिखा हुआ? बेसिलस, बेसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। बच्चा यही ना, बच्चा यही। तो अगर आपको सही नहीं पता होता ऑप्शन, तो आप रॉन्ग आंसर को हटाते जाएंगे तो आपको सही मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया गया, नहीं दिया है, तो उसमें दिमाग ही लगाया गया है। आप रॉन्ग आंसर हटाइए तो आपको सही आंसर मिलेगा। बताइए कहाँ डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पैरामीशियम में होगा, अमीबा में होगा, या दो ऑप्शन और कोई भी बता दीजिए। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस अमीबा की पैरामीशियम। डाइमॉर्फिक का मतलब दो तरीके का, पॉलीमॉर्फिक का मतलब बहुत सारे तरीके का। दो तरीके का न्यूक्लियस कहाँ होता है? पैरामीशियम। बताया भी ना। आगे आ जाते हैं इस पर। डाइकैरियन फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें 3 स्टेज आती हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, बुक में लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक फंजाई है, ये दूसरी फंजाई है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। पहले दोनों फंजाई का साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और इसके बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी। कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के तत्काल बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। कुछ समय तक एक सेल में 2 न्यूक्लियस बने रहेंगे, फ्यूज नहीं करेंगे। इस स्टेज को डाइकैरियन बोलते हैं, 2 न्यूक्लियस वाली अवस्था। डाई का मतलब 2, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ये आपकी बुक में लिखा है, फंजाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे, राइट हैंड पेज पे लिखा होगा, देखिए। समझ में आया? आ रहा ना? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट। ध्यान से। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ
यही गलत है। लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, बोल रहा है ईस्ट की बॉडी फिलामेंटस, धागे की तरीके से होती है। सही गलत पूछा, इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट है। क्यों? ईस्ट की बॉडी कैसी होती है? स्फेरिकल या ओवल शेप। समझ में आ रहा है? धागे नुमा उसकी बॉडी में नहीं होता। किस फंजाई में माइसीलियम नहीं बनता है? किस फंजाई में माइसीलियम नहीं बनता? माइसीलियम समझ रहे हैं ना? बताइए किस फंजाई में माइसीलियम नहीं बनता है? सारे फंजाई में माइसीलियम बनता है, एक में नहीं बनता माइसीलियम। सहवाल कहाँ फंजाई है? माइसीलियम समझ रहे हैं ना? फंजाई के धागे होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, हाइफी माइसीलियम। ईस्ट में नहीं बनता है। ईस्ट एक कोश की है, फंजाई है, उसमें धागा होता ही नहीं है, माइसीलियम नहीं बनता है। एक कोशिकी है, जब बहु कोशिकीय होगा तभी तो ढेर सारे धागे मिलेंगे। एक कोशिकीय में कहाँ मिलेगा बॉडी? समझ में आया? तो ये रॉन्ग पहला वाला ही था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोकैरियोट, बताइए कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसिस, यही नहीं है। फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई, ईस्ट का दूसरा नाम। ठीक। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय द मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली एज, बोल रहा है स्पोर दो तरीके से बनता है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। कहाँ पर स्पोर एक्सोजीनस बनते हैं? देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हम अभी बिना बुक के आपसे बहुत सारे पूछ लें, ठीक है? बहुत सारा इसमें राइज होता है, बहुत कॉम्पैक्ट चैप्टर है। बताइए कहाँ पर स्पोर एक्सोजीनस बनता है? एस्कोमाइसिस में, फाइकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, डिप्टेरोमाइसिस, चार फंजाई के ग्रुप होते हैं ना, स्पोर एक्सोजीनस बनते हैं। ऑप्शन इसमें सुन लीजिए क्या दिया हुआ है। हाँ, बेसिड। देखिए स्पोर दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर। समझ रहे हैं ना? अब आप ये बताइए हमको, स्पोर एंजियोस्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर, ठीक है, जूस्पोर हो गया। ये कैसे स्पोर हैं? ये एसेक्सुअल वाले हैं कि सेक्सुअल वाले हैं? लाइन बुक में लिखी गई है। हाँ, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एक और नाम याद नहीं आ रहा, कोनिडिया, एक नाम और है कोनिडिया। ये तीन लिखा गया है राइट हैंड पेज पर। फंजाई वाला जो टॉपिक है उसमें अगले पेज पर जाएंगे, सबसे ऊपर की लाइन पर ये लिखा है। ये तीन स्पोर कैसे हैं? ये सेक्सुअल है, ठीक है? याद रखिए स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनता है, फंजाई में एसेक्सुअल। ये एसेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर के नाम क्या होते हैं? एस्कोस्पोर और बताइए बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। यही दो तो स्पोर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। एक और स्पोर है जूस्पोर, हाँ जाइगोस्पोर। मैं सब बता रहा हूँ, जाइगोस्पोर, ठीक है? एक मिनट क्या करें बताइए। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होता है, ठीक है? ये स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल है, ध्यान सुनिएगा। ऐसा स्पोर जो नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। अब आप हमको ये बताइए, ये भी तो मूव नहीं करता है, इसके ऊपर भी तो फ्लैजिला नहीं है, क्या इसको एप्लेनोस्पोर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताओ सोच करके। कोनिडिया जो है उसको एप्लेनोस्पोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए एप्लेनोस्पोर, स्पोर या तो बाहर बनेगा या तो किसी चीज के अंदर बनेगा। ये आपका स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, कोनिडिया बाहर बनता है। जैसे अगर फंजाई का धागा है ये वाला, इस पर ये कोनिडिया बन रहे हैं, आप इसे पढ़ते आए हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनता है, ये दोनों स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये मोटाइल वाला है, ये नॉन मोटाइल, इसी को आप एप्लेनोस्पोर कह सकते हैं, ये ऊपर वाले को, ठीक है? ये बाहर बनेगा। इसका एग्जाम्पल एस्परजिलस होता है। क्या होता है? एस्परजिलस में कोनिडिया बनते हैं। समझ में आया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके का, एस्कोस्पोर और बेसिडियो। एस्कोस्पोर कहाँ बनता है? एस्कोमाइसिस। कहाँ बनता है? एस्कोमाइसिस।
बेसिडियोस्पोर कहाँ बनता है? बेसिडियोमाइस्टिस। एक एस्कस के अंदर कितना एस्कोस्पोर? एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर, ठीक है। बेसिडियोस्पोर कितने बनते हैं एक धागे पर? 4। एक बेसिडियम पर 4 बेसिडियोस्पोर। 1 बेसिडियम 4 बेसिडियम, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा ये एंडोजीनस, इसमें से कौन सा एंडोजीनस, कौन सा एक्सोजीनस, कौन सा एंडोजीनस है, कौन सा एक्सोजीनस, कौन सा अंदर बनेगा किसी चीज के अंदर, कौन सा ऐसे ही बाहर बनेगा? दोनों में से बताइए, सेक्सुअल वाले हैं। ये वाला एस्कस के अंदर बनता है, ये बेसिडियम के अंदर नहीं बनता है, बेसिडियम के ऊपर बनता है। जैसे ये बेसिडियम हो गया, ये मान लीजिए ये बेसिडियम है, इसके ऊपर 1 2 3 4 समझ में 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं एक बेसिडियम के ऊपर। 8 एस्कोस्पोर बनते हैं एक एस्कस के अंदर। एस्कस क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, झोला है। कहाँ बनता है झोला? फंजाई की बॉडी में बनेगा, जैसे प्लांट में फ्लावर बनता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 8 यहाँ 4, एक्सोजीनस एंडोजीनस, ठीक है। एस्कोमाइस्टिस में बेसिडियोमाइस्टिस। सबसे पहला फंजाई का ग्रुप कौन सा है? फाइकोमाइस्टिस। उसमें कौन सा बनेगा? जाइगोस्पोर। ये वाला स्पोर कहाँ बनेगा? फाइकोमाइस्टिस में बनेगा। ड्यूटेरोमाइस्टिस में कोई स्पोर बनता है कि नहीं बनता है? कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ड्यूटेरोमाइस्टिस को क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। कैसी फंजाई है? इम्परफेक्ट, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। कौन सी फंजाई का ग्रुप ऐसा है चारों में से जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है? बेसिडियो में कम होता है, ठीक है। कई तरीके का सेक्सुअल नहीं है, कोई ऐसा स्पोर नहीं बनता वहाँ पर। ये जो आपने ये स्पोर पढ़ रहे हैं ना, ये स्पोर आपको बेसिडियोमाइस्टिस में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस डेवलप। ड्यूटेरोमाइस्टिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेस होता ही नहीं। और जानते हैं फंजाई में आपको ध्यान का रखना है, फंजाई में ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जैसे फाइकोमाइस्टिस का एग्जाम्पल बताइए। फाइकोमाइस्टिस का एग्जाम्पल राइजोपस और न्यूकल है ना, और एक है एल्बिगो। बताइए व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर बीमारी किससे होती है? एल्बिगो से होती है। सरसों की पत्तियों पर सफेद सफेद चकत्ते बन जाते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, एल्बिगो से होती है। ब्रेड पर जो फंगस लगता है वो राइजोपस हो गया, ठीक। इसके बाद में अगला कौन सा है? एस्कोमाइस्टिस का एग्जांपल, ट्रिक बताया था, कैंपी। एस्कोमाइस्टिस ध्यान रखने का, सी का मतलब क्लेरिसेप्स, क्लेरिसेप्स। चाय की पत्तियों पर ये बीमारी करता है। चाय की पत्तियों पर कौन सा फंगस अटैक करता है? क्लेरिसेप्स पर्प्यूरिया, ठीक। ए का मतलब एस्परजिलस, एस्परजिलस। एन का मतलब न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को रिसर्च में यूज करते हैं। आता क्वेश्चन कि रिसर्च में या डीएनए पर रिसर्च में किसको यूज किया जाता है? न्यूरोस्पोरा, ठीक है, फंगस है। बायोकेमिकल रिसर्च। बी का मतलब फाइटोप्थोरा, वाई का मतलब ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर, ठीक। इसके बाद में बेसिडियोमाइस्टिस के एग्जांपल, इसमें पक्सीनिया है और फॉर एग्जांपल है अस्टिलिगो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जानते हैं क्या है अस्टिलिगो? पूछा जाता है अगर कहा जाए स्मट बीमारी, तो ध्यान रखिएगा, अगर स्मट वर्ड लिख दिया उसने स्मट, तो आंख बंद करके अस्टिलिगो। और रस्ट बोला गया है, रस्ट डिजीज, रस्ट, तो रस्ट ध्यान रखना है, कहीं पर भी रस्ट बोला जाएगा पक्सीनिया, रस्ट में ध्यान रखना पक्सीनिया, क्योंकि आपको एग्जाम्पल वाला ही आएगा। और स्मट बीमारी किससे होती है? प्लांट में अस्टिलिगो से। समझ में आ रहा है? ड्यूटेरोमाइस्टिस का एग्जाम्पल अल्टरनेरिया। ड्यूटेरोमाइस्टिस का एग्जाम्पल क्या है? अल्टरनेरिया, ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल है? ट्राइकोडर्मा, जिससे दाल होता है हमारे अंदर, ठीक।
इसके बाद और क्या है? अभी तो पूरा प्रोटिस्टा बच्चा है, पूरा प्रोटिस्टा बच्चा है, ठीक है। फंजाई में ही इतना आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। और देखिए इसके बाद अगली बार देखिए, बहुत मैं कह रहा हूँ भी कल आपका कौन सा वाला प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम पूरा एक साथ रिवाइज नहीं कराएंगे, वही हालत होगी जो आज हो रही है, पढ़ के आएंगे नहीं। प्लांट किंगडम में आप एल्गी पढ़ के आइएगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। फिर बच्चे नहीं, एल्गी में देखिए इतना पढ़ना आपको, एल्गी और ब्रायोफाइटा दो ही पढ़िएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म पढ़ाना नहीं है, वो तो ऑलरेडी चलेगा। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा को अगली बार, क्योंकि जितना पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उतना क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये दो पढ़ता ही अपने आप में ब्रॉड है, ये एल्गी और ब्रायोफाइटा। हम पूछेंगे इसमें थैलस क्या होता है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, मैंने जब पढ़ाया था शुरुआत में टर्म्स बताए थे, वो टर्म्स पढ़ के आइएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए वायरस, किसने डिस्कवर किया वायरस को? आइवानोव्स्की ने, ठीक है, आइवानोव्स्की ने। सबसे पहले वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया? स्टेनले मिलर ने, स्टेनले मिलर सब दिया है, स्टेनले मिलर ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, आइवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया था, ठीक है। जो प्लांट वायरस होते हैं और वायरस कौन से होते हैं? एनिमल वायरस। बताइए, प्लांट वायरस जनरली आरएनए होता है कि डीएनए होता है? प्लांट वायरस आज आरएनए नेचर और डीएनए जनरली आरएनए। टीएमबी एग्जाम्पल बुक में लिखा ना, टोबैको मोजेक वायरस जो तंबाकू की पत्तियों को अटैक करता है, आरएनए होता है। तो ये आरएनए मोस्टली है, ये मोस्टली क्या है? डीएनए वायरस होते हैं, ये मोस्टली क्या है? आरएनए। एक्सेप्शन दोनों में है। अगर कहा जाए कौन सा प्लांट वायरस होता है जिसमें डीएनए होता है? कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, ठीक है। कौन सा एनिमल वायरस ऐसा होता है इसमें आरएनए होता है? बहुत सारे हैं, एचआईवी है, एनिमल वायरस है, आरएनए होता है। और बताइए, रेबीज वायरस, कुत्ते वाला वायरस जो होता है, आरएनए है, ठीक है। तो ये हो गया। एक स्टेटमेंट दिया था, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम, किसने दिया था? वायरस के लिए एक स्टेटमेंट है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम। लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, वायरस क्या है? लिविंग इन्फेक्शन। किसने दिया था? बैजरेनिक ने दिया था ना, याद रखिएगा। क्यों दिया था जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट की पत्ती पर या प्लांट पर वायरस अटैक कर गया है, अगर आप उस पत्ती को पीस करके उसका जूस निकाल करके किसी नॉर्मल प्लांट पर छिड़क दीजिए, उस प्लांट को बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब उस प्लांट पर वायरस अटैक किया है, हमने उस प्लांट का जूस निकाला, उसमें वायरस में जो लिक्विड मिला हमको, उसमें क्या गया? वायरस उसमें पहुंचा, उसको हमने स्प्रे कर दिया प्लांट पर, तो वायरस कहाँ चला गया? इसका मतलब वायरस क्या है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, ठीक है, लिविंग। वायरस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा बताइए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को वायरस क्रॉस करता है, एक बैक्टीरिया होता है वो भी क्रॉस करता है, उसका नाम क्या है? और कौन सा बैक्टीरिया? ये तो वायरस नहीं है, वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। बैक्टीरिया फेज तो वायरस है, हम बैक्टीरिया का नाम लेते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाले वायरस पेपर से निकल जाए, बाकी नहीं निकले? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा बैक्टीरिया है ना, साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर या 0.3 माइक्रोमीटर। दो ऑप्शन में दिया हो, बुक में दोनों दिया हुआ, ध्यान रखना। बुक ने ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, जो ऑप्शन में मिलेगा वो सही है, ठीक। और इसके बाद वायरस आता है, इसके बाद ध्यान रखिए कौन सा? वायरस। वायरस क्या होते हैं? और एक है प्रियॉन्स। वायरस क्या है?
हाँ हाँ, प्रोटीन कवर नहीं होता, ठीक है। आरएनए होता है, वायरस में क्या होता है? ओनली आरएनए। यही आरएनए अटैक करता है। किसने डिस्कवर किया था वायरस को? डायनर ने, टीओ डायनर ने, ठीक है। इससे संबंधित कुछ बीमारियां देख लीजिए, कौन कौन सी डिजीज कराता है ये? हाँ, पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीज, समझ में आया। प्रियंस क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कम होता है कि ज़्यादा होता है इनका? हाँ, प्रियंस का मॉलिक्यूलर वेट कम है कि ज़्यादा है? देख लीजिएगा कौन सा मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक। हाँ, वहीं लिखा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आता है क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर वेट इनका लेस होता है कि मोर होता है। हाँ, वायरस तो ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनका, क्योंकि प्रोटीन्स होती है ना, तो शायद लो होगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? लो होगा, ठीक है। बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स क्या है? प्रियंस है कि वायरस है? ये प्रोटीन्स होती हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड होती हैं, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। कौन कौन सी बीमारी कॉज कराते हैं प्रियंस? CJD, ठीक है। जैकब डिजीज, और एक है मैड काउ डिजीज, ठीक है। काउ जो होती है वो मेडिसिन। हाँ, BSc, पूरा नाम क्या है BSc का? बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलाथी, ठीक है। लाइकेन में क्या समझना है? लाइकेन में ध्यान रखना आपको, माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट होता है। लाइकेन्स क्या होते हैं? SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होती है, इसलिए एक मास्टर है, एक स्लेव है, गुलाम है। मास्टर जो 80% वाला है। हाँ, 80% वाला, 20% वाला, ठीक है। हाँ, स्लेव होता है। 80% का वो सेंटर प्रदान करता है, 20% खाना बनाता है। 2001 में क्वेश्चन आया है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस कैसा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड DNA वायरस। प्लांट वायरस है, DNA होगा। अब बताइए, DNA डबल स्ट्रैंड होगा कि सिंगल स्ट्रैंड? कॉलीफ्लावर एक्सेप्शन में है ना। सारे प्लांट वायरस क्या हैं? लगभग RNA वाले हैं। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस क्या है? DNA होता है। अब बताइए, उसमें DNA डबल स्ट्रैंड होगा कि सिंगल स्ट्रैंड? याद रखिए, डबल। सिंगल स्ट्रैंड एक्सेप्शन में है। सिंगल स्ट्रैंड DNA कहाँ मिलेगा? देखिए, 5X174 वायरस बताया था मैंने, सिंगल स्ट्रैंड DNA। RNA कैसा होता है? जनरली RNA कैसा है? डबल की सिंगल? सिंगल होता है। अरे बताइए कौन सा RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है? डबल स्ट्रैंड RNA कहाँ मिलेगा एक्सेप्शन में? रियो वायरस कहाँ मिलेगा? ये एक्सेप्शन है, ठीक है। DNA डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड आपको मिलेगा 5X174 में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? डबल स्ट्रैंड DNA होगा कॉलीफ्लावर में, ठीक है। एक और बता दीजिए, वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, वायरस पजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। वायरस में अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। सही कि गलत है यह स्टेटमेंट? वायरस में अपना मेटाबॉलिक सिस्टम है। मेटाबॉलिक सिस्टम होता तो वायरस लिविंग होता। वायरस इनिशियली वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग कब होते हैं? जब किसी जिंदा सेल के कांटेक्ट में आते हैं तब लिविंग होते हैं। तो क्या वो जिंदा हो जाते हैं? वो मरे हैं जिंदा हो जाते हैं? बताइए तब कैसे वायरस को लिविंग बोल दिया हमने? वायरस जब किसी सेल में इंटर करता है तो लिविंग हो गया, उसके पहले मरा तो जिंदा हो गया। तो जिंदा कैसे हो गया? उसको सर्दी जीवन दान मिल गया। वो मल्टीप्लाई करता है। रिप्रोडक्शन लिविंग सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है ना। रिप्रोडक्शन करता है वायरस, उसको क्या है? इसलिए वो लिविंग बोला जाता है। समझ में आया? तो वायरस में अपना कोई मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर होता तो आज वो लिविंग माने जाते इनिशियली। दूसरा ऑप्शन है, ऑल वायरसेस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। सारे वायरसेस में DNA और RNA होता नहीं, एक साथ नहीं मिलेगा कभी।
वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, वही है। ऑब्लिगेट का मतलब वायरस को जिंदा रहना है तो सेल का उसको सेल में इंटर करना पड़ेगा, पैरासाइट की तरह रहना पड़ेगा। अकेले वायरस का कोई अस्तित्व नहीं होता है, मरा हुआ निर्जीव है, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब होता 100% डिपेंडेंस। एक होता फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब मतलबी, साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले भी जिंदा रह लेंगे, वो होता फैकल्टेटिव, ऑप्शनल, ठीक। अगला ऑप्शन था न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज द कैप्सिड, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कैप्सिड बोलते हैं। वायरस के प्रोटीन के कवर को बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। बताइए कैप्सोमियर क्या है? कैप्सोमियर क्या होता है? कैप्सिड का यूनिट इस बिल्डिंग है ना, दीवार बनी है, इसका यूनिट क्या है? ब्रिक्स है। ऐसे ही जो कैप्सिड प्रोटीन का कवर होता है, बीच में क्या है? डीएनए आरएनए। प्रोटीन का जो कवर बनता है वायरस में, उसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। टीएमबी में कितना कैप्सोमियर होता है बताइए? टीएमबी में कैप्सोमियर की संख्या, अरे टीएमबी का डायग्राम बुक में दिया है, इसमें तो ये बना है इस तरीके से, ये टीएमबी है। कितना कैप्सोमियर याद रखिए, लिखाया था मैंने 2130 30 कैप्सोमियर होता है, 2130 कितने कैप्सोमियर है? आरएनए होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका? आरएनए। समझ में आ रहा है? कोई बताएगा वायरस का दूसरा नाम क्या होता है? नहीं, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन। जानते हैं क्यों? क्योंकि वायरस में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। बाहर प्रोटीन है, अंदर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन इसका दूसरा नाम, ठीक है। बुक ले लीजिएगा। बाकी